गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में लेव वाइगोस्की की थ्योरी को समझेंगे। यह वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है और हम इसमें लेव वाइगोस्की की थ्योरी का फुल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेव वाइगोस्की की बात कर लें हम, तो लेव वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे ये? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और यह एक सामाजिक रचनावादी थे। ये क्या थे? एक सामाजिक रचनावादी थे। अब ये सामाजिक रचनावादी क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये जो रचनावादी विचारधारा के जो लोग थे, जो ये मानते थे कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते, बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ना कि नॉलेज ट्रांसफ़र होता है। इससे पहले जो व्यवहारवादी जो लोग थे, व्यवहारवादी विचारधाराएं थी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बिहेवियरिस्टिक जो अप्रोच था, वो यह मानता था कि नॉलेज जो है वो ज्ञान का जो है वो ट्रांसफ़र होता है। नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में नॉलेज का हस्तांतरण होता है। ठीक है, बट यह बात आगे जाके बिल्कुल ही गलत साबित हो गई और ये बात मुझे भी ये सही लगती है। अगर नॉलेज का हस्तांतरण होता, अगर नॉलेज का ट्रांसफ़र होता, तो एक टीचर सारे बच्चों को क्लास में 30-40 बच्चों को पढ़ाता है तो 40 बच्चे पे सेम इफ़ेक्ट आना चाहिए, 40 बच्चे में सेम प्रोग्रेस दिखना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद स्वयं करते हैं और बच्चों का रोल रचनावादी विचारधारा में बच्चे का रोल ज़्यादा एक्टिव होता है। बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे रैदर देन द टीचर पैसिव होंगे, बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो लेव वाइगोस्की जो थे वो एक रचनावादी विचारधारा से बिलोंग करते। रचनावादी विचारधारा क्या है अच्छे से समझिए। रचनावादी मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो यह मानता है कि चाइल्ड जो है, बच्चे जो हैं, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज का निर्माण करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि बच्चे नॉलेज का निर्माण कैसे करते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है वो है सामाजिक रचनावादी। क्या है? सामाजिक रचनावादी, मतलब कि बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण समाज से अंतःक्रिया करके करते हैं। चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज विद द इंट्रैक्शन ऑफ सोसाइटी। बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण समाज से अंतःक्रिया करके, समाज से सामंजस्य करके, समाज से बातचीत करके, समाज में घुल मिल के वो समाज से चीज़ों को सीखते हैं। इसीलिए लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो है सामाजिक रचनावादी, कि बच्चे ज्ञान का निर्माण समाज से अंतःक्रिया करके करते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। सामाजिक रचनावादी क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है। बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं, जिसमें किसका रोल अहम है, तो समाज और संस्कृति का। ठीक है, समाज और संस्कृति का बहुत अहम रोल है। अब ये बात आती है कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया कैसे करते हैं। तो ये बताते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें भाषा एक अहम रोल निभाता है। लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। भाषा जो है समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करने में, अंतःक्रिया मीन्स इंग्लिश में इंट्रैक्शन करने में लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। भाषा एक अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो हम ये समझ पा रहे हैं अभी तक लेव वाइगोस्की क्या है, सामाजिक रचनावादी विचारधारा के लोग हैं, जिनका मानना होता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे जो ज्ञान का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं, तो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, सोसाइटी और कल्चर से इंट्रैक्शन करके। ये इंट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। भाषा जो है एक अहम रोल निभाएगा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करने में। ठीक है, इतनी बात। अब हम आगे, ये वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे जो है, अगर हम बच्चों को समाज में रख दें तो बच्चे समाज से ही ज़्यादातर चीज़ें सीख जाते हैं। और इनका मानना था कि अधिगम जो है, पहले अधिगम होगा फिर विकास होगा। पहले क्या होगा? अधिगम फिर विकास। लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। ये क्या होता है कि पहले अधिगम, इनका मानना था कि पहले हम कोई चीज़ सीखेंगे फिर हमारा विकास होगा। हम पहले कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हमारा विकास होता जाता है। हम सीखते जाते हैं, हमारा विकास होता जाता है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि पियाजे इसका जस्ट उल्टा मानते हैं। पियाजे का मानना होगा कि पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा।
जो कि हम पियाजे की थ्योरी में एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे उस पर। बट यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि पियाजे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, पहले विकास फिर अधिगम। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, नहीं, पहले अधिगम फिर विकास। और बेसिकली लेव वाइगोस्की की थ्योरी ये कहती है कि हमें अगर कोई चीज़ सीखना है, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर प्यार में धोखा मिलता है, ठीक है, तो ये हम दूसरे जो लोग धोखा खाए हुए हैं उनसे भी सीख सकते हैं। वही पियाजे क्या कहेंगे, नहीं, अगर आपको प्यार में धोखा का अनुभव करना है तो आप खुद प्यार करें, धोखा खाएं, फिर आपको समझ में आएगा। इनका मानना है नहीं, हम दूसरे से सीख सकते हैं। अगर दूसरे लोगों को जिनको धोखा मिला है हम उनसे लर्न कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे वाइगोस्की की थ्योरी में एज मैटर नहीं करता है, जबकि पियाजे की थ्योरी में एज मैटर करेगा। इनका सिंपल सा मानना है कि एक 10 साल का भी बच्चा सीटेट, बीटेक, आईआईटी वालों को पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है। एज डजेंट मैटर। हम जैसे जैसे चीज़ों को सीखते जाते हैं हमारा विकास होता चला जाता है, ठीक है। मेनली इन वाइगोस्की की थ्योरी में समाज और संस्कृति एक अहम रोल निभाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, पहले अधिगम होगा, पहले हम किसी चीज़ों को सीखेंगे फिर हमारा विकास होगा। जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारा विकास होता चला जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक चीज़ हमें समझना है, इनके हिसाब से लैंग्वेज जो है और जो थॉट है, मतलब भाषा और विचार, ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है। कि वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार शुरू के 3 सालों में ये क्या हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। यानी शुरू के 3 साल में बच्चा जब पैदा होता है उसके 3 साल तक भाषा और विचार का कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन 3 साल के बाद भाषा और विचार एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। बट शुरू के 3 साल तक भाषा और विचार का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। अब वाइगोस्की में एक चीज़ और अहम है, क्या है कि डेवलपमेंट को, ये विकास को, ये क्या मानते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वही मैं फिर से क्लियर कर दूं, पियाजे की थ्योरी, पियाजे क्या मानते हैं कि विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस मीन्स वो लगातार नहीं चलता है, वो स्टेजेस में होता है। पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट स्टेजेस में होगा, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हम चीज़ों को सीख पाएंगे। तो वहाँ पियाजे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं, तो वहीं लेव वाइगोस्की इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखा अभी तक, एक कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, पहले अधिगम फिर भाषा। फिर हमने देखा कि भाषा और विचार के बारे में इनका क्या कहना है। तो भाषा और विचार के बारे में इन्होंने बताया कि 3 साल तक भाषा और विचार का कोई संबंध नहीं है, वो स्वतंत्र है। बट 3 साल के बाद भाषा और विचार एक दूसरे पे निर्भर, आश्रित हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे। फिर इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात किया कि डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। फिर अब वाइगोस्की की थ्योरी में हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसे समझ लेते हैं। जैसे ZPD है, ZPD का जो फुल फॉर्म होता है ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। मैंने हिंदी वालों के लिए भी ग्रीन पेन से उसका हिंदी लिख दिया है ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इंग्लिश वाले के लिए तो नोट्स है ही है। तो ZPD का फुल फॉर्म क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मीन्स निकटवर्ती, हिंदी में कहते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये बेसिकली क्या है ये समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये आपके विकास का क्षेत्र है, ये आपका जोन है। जोन मीन्स कि आपके ये सीखने के दायरे में आप इन चीज़ों को आप सीख सकते हो, ये आपके रेंज में है, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब आप इतना विकास ग्रो कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ अदर्स। आपको अगर कुछ टेम्पररी अगर हेल्प की जाए तो आप उन चीज़ों को सीख सकते हो। जैसे एक हम साइकिल चलाने का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे साइकिल चलाने में क्या है कि आप साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना, कार चलाना आप सीख सकते हो, बट कब? जब आपको कोई टेम्पररी असिस्ट करे, आपको जब स्कैफोल्डिंग दिया जाए। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान, पार या ढांचा बोलते हैं। बेसिकली स्कैफोल्डिंग क्या है? तो स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा जानकार इंसान मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स लेस नॉलेजेबल अदर्स को टेम्पररी असिस्ट करता है। टेम्पररी असिस्ट करता है मतलब कुछ पल के लिए उसे मदद करता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक बच्ची है जिसे साइकिल चलाना है, वो उसके जोन में कि वो साइकिल चलाना सीख सकती है। ठीक है, साइकिल चलाना वो सीख सकती है, बट अब उसे क्या चाहिए? टेम्पररी हेल्प चाहिए। वो टेम्पररी हेल्प कौन देगा? तो टेम्पररी हेल्प जिसे साइकिल चलाने आता होगा, उससे ज़्यादा जानकार इंसान वो देगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ज़्यादा जानकार इंसान हो कौन सकता है? तो ज़्यादा जानकार इंसान उसका दोस्त हो सकता है, उसके टीचर हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका कलीग हो सकता है, उसका कज़न हो सकता है। मोर नॉलेजेबल अदर्स मीन्स कि उससे ज़्यादा जानकार, बस एज डजेंट मैटर, रिलेशन डजेंट मैटर। जो ज़्यादा जानकार इंसान होगा वो उसको टेम्पररी असिस्ट करेगा। जैसे साइकिल जब चलाना शुरू किया जाता है, करवाया जाता है, तो बच्चे हैंडल पकड़ा के पीछे से इंसान उसे पकड़े हुए रहता है। जैसे जैसे वो चलाना सीख जाता है तो फिर हम साइकिल चलाने को फिर पीछे वाले साइकिल से हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें हमेशा साइकिल पकड़ के नहीं रखना है, उन्हें बस टेम्पररी हेल्प देना है। जैसे ही वो चीज़ उसने सीख लिया, वो हेल्प हटा लिया जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें मोर नॉलेजेबल अदर्स जो उस बच्ची की हेल्प कर रहा है साइकिल चलाने में, ये पूरे प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, हिंदी में मचान या ढांचा कहते हैं। आ रही बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है। स्कैफोल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा जानकार इंसान मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर्स, लेस नॉलेजेबल अदर्स मीन्स कि जिसे सिखाया जा रहा है उसकी हेल्प करता है, टेम्पररी हेल्प करता है। और ये हेल्प परमानेंट नहीं होगा, जैसे ही वो चीज़ वो सीख जाएगा तो वो हेल्प हटा लिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जो टेम्पररी हेल्प कर रहा होता है, कुछ पल के लिए हेल्प कर रहा होता है, उसे मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं। और ZPD क्या है कि साइकिल चलाना उसके रेंज में है, वो साइकिल चलाना सीख सकती है। ठीक है, उसके जोन में, एरिया में। हम कहते हैं ना कि अगर हमें अगर कुछ हेल्प मिल जाए, हमें कोई असिस्ट करे तो मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, मतलब वो उसके जोन में वो चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा जानकार इंसान मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर्स, लेस नॉलेजेबल अदर्स की हेल्प करता है। ZPD क्या है? सीखने का वह क्षेत्र जो उसके सीखने के अंदर आता है। आप इसी को ध्यान देना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, मतलब वह चीज़ जो उसके विकास के दायरे में आता है, बट वो उस चीज़ों को डायरेक्टली नहीं कर सकता विदाउट अदर्स हेल्प। उसे दूसरे की हेल्प चाहिए। वो हेल्प कैसी होगी? परमानेंट हेल्प होगी? तो नहीं, परमानेंट हेल्प नहीं होगी, टेम्पररी हेल्प होगी। ठीक है, जैसे अगर किसी को साइकिल चलाना है तो भाई अगर दूसरा अगर उसको थोड़ा असिस्ट कर दे रहा है, हेल्प कर दे रहा है, तो साइकिल चलाना सीख जाएगा। अब देखिए 2023 में सीटेट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि क्या ये ZPD जो है वो स्टैटिक है और डायनेमिक है। मीन्स क्या ZPD चेंज होता है, हो सकता है या फिर नहीं। एक बार ZPD मतलब जो हमारे सीखने का दायरा है वो हमेशा निश्चित रहता है, फिक्स्ड रहता है या फिर बदलता रहता है। तो हमेशा जानिएगा कि ZPD जो है, ये जो दायरा है हमारा, वो हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम शुरू में हमें साइकिल चलाना नहीं आता है तो हम साइकिल चलाना दूसरे की हेल्प से सीख जाते हैं। फिर जब जैसे ही साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो ये हमारा दायरा बढ़ जाता है। बढ़ के अब हम किस पे आते हैं? बाइक पे आते हैं। फिर बाइक चलाना जब सीख जाते हैं फिर हमारा ये दायरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब हम कार पे जाते हैं। इस तरह से ये ZPD जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स चेंज करता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं है। हम कुछ चीज़ों को दूसरे के हेल्प से सीख लेते हैं, फिर हमारे सीखने का दायरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आई होप कि ZPD
और MKO और स्कैप फोल्डिंग समझ में आया होगा। ZPD वैसा एरिया, वैसा रेंज जो वो किसी इंसान के रेंज में आता हो, जो वो चीज़ें दूसरे की हेल्प से सीख सकता हो। MKO क्या है? ज़्यादा जानकार इंसान उस फील्ड में जो उसकी मदद करेगा। स्कैप फोल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके तहत ज़्यादा जानकार इंसान कम जानकार इंसान की मदद करता है। ठीक है, अब हम इसमें एक और कुछ टर्म है जिसके हम समझ लेते हैं। इन्होंने लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें की है, जैसे सोशल स्पीच की बात की है, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच की बात की है। ठीक है, हिंदी में सामाजिक वार्तालाप, प्राइवेट स्पीच को कहते हैं निजी वार्तालाप और साइलेंट इनर स्पीच को कहते हैं मौन आंतरिक वार्तालाप या वाक भी कहते हैं स्पीच को। ठीक है, अब ये जो सामाजिक वार्तालाप है, मतलब जब बच्चे दूसरे से बात करते हैं, जब बच्चे दूसरे से क्या करते हैं, चाइल्ड जो है वो दूसरे से बात करता है, तो जब दूसरे से बात करता है उससे हम सामाजिक वार्तालाप कहते हैं, मतलब सोशल स्पीच कहते हैं। सोशल स्पीच, ये सोशल स्पीच का ये साल याद रखिएगा, ये 2 साल से शुरू हो जाता है, फ्रॉम द एज ऑफ 2 years। ठीक है, 2 साल से क्या हो जाता है, ये एज ऑफ 2 साल से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में कब से शुरू होता है, तो ये 3 साल से शुरू हो जाता है। प्राइवेट स्पीच में क्या है कि बच्चा जो है वो खुद से बातें करता है। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच मतलब बच्चा व्हेन चाइल्ड टॉक टू इटसेल्फ। ठीक है, जब बच्चा खुद से बातें करता है। जैसे इस चीज़ को यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है लेवी-गोस्की की थ्योरी में। एक आपने प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व किया होगा तो देखा भी होगा, आपको ऐसा कुछ सीन दे देगा कि नजमा एक लड़की है जो कि 3 साल की है और वह खुद से कपड़ा फोल्ड कर रही है और वो खुद से बातें कर रही है। तो बताइए कि वाइगोस्की के थ्योरी के हिसाब से वो क्या है। तो जब यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो एकदम दिमाग लगाना है, एज पे ध्यान देना है कि एज बच्ची का क्या है। अगर वो 3 साल का और ख़ुद से बातें कर रही है, मतलब वो निजी वाक हुआ। जब बच्चा बोल कर, ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा बोल कर खुद से बातें करे उसे हम प्राइवेट स्पीच और निजी वाक कहते हैं। ठीक है, और ये कितने साल से स्टार्ट हो जाता है? 3 years से। ठीक है, 3 साल से यह शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, लेवी-गोस्की इस प्राइवेट स्पीच को बहुत ही अहम मानते हैं। उनका मानना क्या है कि ये प्राइवेट स्पीच जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जो है वो खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, वो खुद को डायरेक्ट कर रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है, तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। जबकि यहीं प्याजे जो है इस प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। उनका मानना है प्याजे का कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चा अहम है, ईगोसेंट्रिक है और वो खुद से बातें करता है। तो प्याजे प्राइवेट स्पीच को नेगलेक्ट करते हैं, वही लेवी-गोस्की जो है वो प्राइवेट स्पीच को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच जब बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है बोलकर, जब प्राइवेट स्पीच जब बच्चा खुद से बात करता है। और थर्ड है जो 7 साल के बाद से होता है, वो है साइलेंट इनर स्पीच। क्या है? साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच जिसे हम लोग बोलते हैं मौन आंतरिक वार्तालाप। ये क्या है? ये 7 साल से स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है कि बच्चा खुद से बातें करता है बट वो आवाज़ से नहीं, वो मन के अंदर वो खुद से बातें तो करेगा बट मन मतलब वो बोलेगा नहीं, उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। प्राइवेट स्पीच में क्या है, वो बच्चा खुद से बातें करता है बट बोल कर आप भी उसकी बातों को सुन पाओगे। बट above the 7 years और from the 7 years वो क्या करता है, वो खुद से बातें करेगा बट उसकी बात मौन होगी, मतलब साइलेंटली चुपचाप अंदर ही वो खुद से बातें करेगा। तो यहाँ से जो स्पीच की बात की गई है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा कि ये स्पीच बेसिकली 3 तरह की स्पीच की बात की गई है। सोशल स्पीच मतलब सामाजिक वार्तालाप, जब बच्चे इसी से हिंदी वाले अगर जब कभी आपको प्रॉब्लम हो तो इसी से देखिए ना, सोशल मतलब हम समाज से दूसरों से बात कर रहे हैं, जब बच्चा दूसरे से बात करे। प्राइवेट जब बच्चा खुद से बात करे बट बोल कर बात करे, लाउडली। ठीक है, बट यहाँ 7 साल में क्या है, साइलेंट इनर स्पीच मतलब मौन आंतरिक वार्तालाप, जब बच्चा बात करे
खुद से, लेकिन आवाज़ उसकी सुनाई ना दे, मने मन बात करे वो, ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा जानिए कि लेव वाइगोस्की की थ्योरी में आपको यही ध्यान रखना है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, बच्चा ही ज्ञान का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम है रचनावादी। रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन करना, किसका, कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, रचना करना, किसका रचना करेगा, किसको कंस्ट्रक्ट करेगा, तो नॉलेज का, ज्ञान का। कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ, कैसे, कहाँ से, तो सोसाइटी से और कल्चर से वो चीज़ों को सीखेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हो या फिर कोई जो लोग पूजा करते हैं, तो बच्चे बड़ों को देख के इमिटेट करते हैं, सेम चीज़ को वो रिपीट करते हैं, उनके बिहेवियर को। तो ये रिपीटेशन इस बात का प्रूफ है कि लेव वाइगोस्की की थ्योरी का भी प्रूफ है कि बच्चे समाज से और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, इमिटेट करके, नकल करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 जो है वो लेव वाइगोस्की की थ्योरी पे ही बेस्ड है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज फुल्ली बेस्ड ऑन लेव वाइगोस्की थ्योरी, रचनावादी थ्योरी। ये कई बार सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये फुल कॉन्सेप्ट था लेव वाइगोस्की का। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने का, आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को पहले फिर से थोड़ा बैक करके फिर से देख लीजिएगा। आई होप कि इनसे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैंने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी, क्वेश्चन आंसर भी वाइगोस्की पे करवा रखा है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं जीन पियाजे या फिर कोहलबर्ग की थ्योरी पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर पढ़ाई अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।